नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी में आज, जहां हम यूपी की बड़ी और ज़रूरी खबरों की चर्चा करते हैं। और आज बड़ी खबर में आप उनको उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्हें सरकारी नौकरी मिली यूपी में और नौकरी मिलने के 2 साल बाद रोजगार छिन गया। वो बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान से जुड़ी हुई है। दुनिया अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकियों के कब्जे से परेशान है, चिंतित है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने इस पूरे विवाद को भारत की आज़ादी की जंग से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब भारत ब्रिटिश रूल के अधीन था तो हमारे देश ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तालिबान ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी अपने देश में रहने नहीं दिया। ये एक गैर जिम्मेदाराना और किंचित मूर्खतापूर्ण बयान है। लोग हवाई जहाज़ों में लटक कर अपनी जान खोने की कीमत पर देश छोड़ने को आमादा हैं। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। ऐसे में इस स्तुतिगान जैसे बयानों को कैसे देखा जाए, आप खुद समझदार हैं। बहरहाल इस पूरे बयान के बाद राजनीति हो चुकी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शफीकुर रहमान के इस बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी हो सकता है और अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उस व्यक्ति और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान में कोई अंतर नहीं है। ये तो पार्टी लाइन की बातें हो गई, ये तो राजनीति की बातें हो गई, लेकिन आप खुद सोचिए ये बयान कितना सही है। दूसरी सुर्खी उस सुगबुगाहट से बनी है जिसके मुताबिक अलीगढ़ और मैनपुरी का नाम बदला जा सकता है। अलीगढ़ और मैनपुरी की नवगठित जिला पंचायत बोर्डों में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ और मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। दोनों प्रस्ताव पास हो गए। अब इसे राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा। आपको बताएं कि इससे पहले मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या किया जा चुका है। अब इस लिस्ट में शायद 2 और शहरों के नाम सामने आ सकते हैं। अब आज की तीसरी सुर्खी अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी हुई है। राम मंदिर के लिए खरीदे गए जमीन में कथित घोटाले का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। इस बार हनुमानगढ़ी के निर्वाड़ी अखाड़ा के महंत धर्मदास शिकायत लेकर थाने पहुंचे हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और उनके गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो वो कोर्ट जाएंगे। माने मामले पर अभी और विवाद होना बचा हुआ है। बीते दिनों जो घटनाक्रम था वो तो आप जानते ही हैं। अब चौथी सुर्खी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र के बयान से जुड़ी हुई है। बनारस में बहुजन समाज पार्टी की प्रबुद्ध वर्ग की विचार संगोष्ठी में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र भाजपा पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ लूटती है और छलती है। ये लोग साल 1990 में से रामलला के मंदिर के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रहे थे। 1 साल पहले अयोध्या में रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ और आज तक वहां मंदिर का काम ठीक से शुरू तक नहीं हुआ है। कुछ ठोस हुआ नहीं है। इस मौके पर सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी में बसपा की वापसी का मंत्र भी बताया है अपनी ओर से। कहा कि प्रदेश में 16% ब्राह्मण हैं और 24% दलित। दलित और ब्राह्मण साथ मिलेंगे तो 40% वोटों के साथ हम यानी बसपा सरकार बना लेगी। आज की आखिरी सुर्खी विधानसभा सत्र को लेकर है। विधानसभा सत्र की मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, फिर कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन विधानसभा के बाहर थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला है। सपा विधायक महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी से पहुंचे, पुलिस ने रोक दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक साइकिल से पहुंचे, वही काम, महंगाई का विरोध करना। अब आपको बता दें कि 18 अगस्त को सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी और ये सत्र 24 अगस्त तक चलेगा। और इस दौरान जो भी बहस तलब और प्रमुख खबरें आएंगी वो सब आपको लल्लन टॉप पर जरूर मिलेगी। सुर्खियों के बाद चलते हैं अब बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर वही सरकारी नौकरियों के चले जाने की। बात साल 2014 से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL ने 2211 टेक्नीशियनों की वैकेंसी निकाली थी 2014 में। इन पदों पर नियुक्ति के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से जो विज्ञापन निकाला गया उसमें कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी CCC या इसके समकक्ष किसी दूसरी डिग्री को अनिवार्य बताया गया था। जिनके पास ये डिग्री थी उन्होंने अप्लाई किया।
लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद चयनित उम्मीदवारों को 1 साल बाद यानी 2015 में नियुक्ति पत्र दे दिया गया। जिन अभ्यर्थियों का नौकरी के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, उनमें से कुछ मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में लेकर चले गए। फिर 2017 आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में आदेश दिया कि कॉरपोरेशन की तरफ से जो विज्ञापन निकाला गया है और उस विज्ञापन में सीसीसी के समकक्ष वाली जो लाइन है वो ठीक से परिभाषित नहीं है। माने ये ठीक से पता नहीं चल पा रहा था कि कौन कौन सी डिग्रियां हैं जिनको सीसीसी के बराबर माना जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा इसके बाद नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इस आदेश के बाद कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद यूपीपीसीएल द्वारा सीसीसी से समकक्ष माने जाने वाली डिग्रियों को तय किया गया। अब यहां यूपीपीसीएल ने राज्य सरकार द्वारा 2016 में बनाए गए नियमों को आधार बनाया। आप क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब वैकेंसी निकली 2014 में, नौकरी दी गई 2015 में, और जब कोर्ट का आदेश आया 2017 में तो 2016 में बनाए गए नियमों के आधार पर सीसीसी के समकक्ष दूसरी डिग्रियों को जोड़ा गया। जबकि व्यावहारिक ज्ञान यह कहता है कि जिस साल वैकेंसी आई थी उस साल या उसके पहले के नियमों के आधार पर सब कुछ तय होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केस का जैसे पता चला तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि चलो होगा, बाकी आयोग है अपने आप देखेगा जो भी है। तो इस तरह का प्रकरण चल रहा था। लेकिन अब अचानक 2017 में 26 मई 2017 में जो है ये हमको एक कोर्ट से जैसे ही आदेश आता है कि एक आप जो भर्ती है इसको आप दोबारा से ये कंसीडर करते हुए कि CCC और समकक्ष, इसकी समकक्षता की जो है उसको डिटरमाइन करते हुए आप दोबारा से उस लिस्ट को रिवाइज कीजिए। में उन्होंने लिस्ट रिवाइज करने के लिए हम लोगों को बाहर निकाल दिया, कंसीडर नहीं किया कि CCC और समकक्ष कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। तो उस चीज को फॉलो प्रॉपर रूप से नहीं किया गया और हमें अलग करके, और जो बच्चे इस मेरिट में 2015 की मेरिट में नहीं आए थे, फेल हो गए थे, उनको लेकर के उन्होंने लिस्ट रिवाइज करके उनको रख लिया और हमको सीधा बाहर निकाल दिया। अब बात आगे बढ़ती है। साल 2018 आता है। यूपीपीसीएल ने 2 साल 9 महीने काम कराने के बाद कॉरपोरेशन के 603 टेक्नीशियनों को नौकरी से चलता कर दिया। किसी की नौकरी छूटी तो किसी की शादी टूटी, किसी ने लोन की किश्त नहीं भरी। ये नौकरी जाने के अनेकानेक चेहरे हैं, कई फेसेस हैं नौकरी जाने के जो देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर लोगों को सोसाइटी में फर्जी कागज जमा करके नौकरी पाने वाला समझा गया। ये बात सुनिए आप। सर शादी लगी हुई थी, सगाई हुई थी, और जैसे ही ऑर्डर आया तो ऑर्डर मैंने बताया उनको कि ऐसी ऐसी बात है, ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का। तो उन्होंने कहा कि भाई शादी हम नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी गिल्टी फील हुई उस समय। समाज के लोगों ने कहा कि ये फर्जी तरीके से हुए थे या संविदा पे कर रहे थे, इसलिए जो है सरकार ने इनको बाहर कर दिया और हाई कोर्ट ने इनको फर्जी मान लिया, जो कि ऐसा नहीं था। विभाग ने हमें वेरीफाई किया था, वेरीफाई करने के बाद हमें नौकरी दी थी। अब इस दाग को मिटाने की उम्मीद और अपनी नौकरी वापस पाने की चाहत लिए ये लोग लखनऊ के इको पार्क में हर दिन जुटते हैं। इको पार्क यानी शहर के लगभग बाहर ये छात्र धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और थक हार कर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। देश दीपक उन्हीं 603 टेक्नीशियनों में से एक हैं जो रोजगार पाने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं और अब इको पार्क में मिलते हैं देश दीपक। सुनिए वो क्या कहते हैं। सर मामला पूरा ये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 TG2 जो पोस्ट है उसमें 2014 में एक विज्ञापन निकला था। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने TG2 का एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें CCC एवं समकक्ष नामक अर्हता इस पोस्ट के लिए मांगी गई थी। उसमें जो CCC की अर्हता को समकक्ष माना गया था वो 3 महीने 80 घंटे के समस्त अवधि वाले प्रमाण पत्रों को वैलिड किया गया था। उसके बाद में 2015 में हम लोगों की ज्वाइनिंग होती है और उसी समय जो है लो मेरिट वाले यानी कि जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास नहीं हो पाए वो लोग जो है एक कोर्ट केस कर देते हैं और उस कोर्ट केस के निर्णय में कोर्ट ने पावर कारपोरेशन को ये आदेश सुनाती है कि आप लोग जो है
आपका जो CCC का जो 3 महीने 80 घंटा वाला जो कोर्स है, वो आपका लीगलाइज़ नहीं है, आप इसको लीगलाइज़ करिए। आप एक समकक्षता तय कीजिए और उसके बाद में इस आदेश का पालन करते हुए 2017 में जो है कॉर्पोरेशन अपनी समकक्षता को डिसाइड करता है। लेकिन वो समकक्षता जो उन्होंने डिसाइड की है, वो बिल्कुल गलत तरीके से की है और उसमें जो है 3 महीने 80 घंटे के क्राइटेरिया को लीगलाइज़ करने के बजाय उन लोगों ने हम लोगों पर 2016 का शासनादेश 2014 से लागू किया, जिसकी वजह से हम लोगों को बिना कोई कारण देते हुए, बिना कोई पूर्व सूचना देते हुए हमें नौकरी से बाहर कर दिया गया। हम 30 दिनों से बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आया। इस लाइन में हताशा और उस सरकारी उदासीनता को पकड़िए। जब हम दीपक से बतिया रहे थे तो बगल में बैठे रूपेश ने पूरा मामला समझाया, उसका मानवीय पक्ष जो है उसको सामने रखा। रूपेश हरिद्वार के रहने वाले हैं, शादीशुदा हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने बढ़ाने की जिम्मेदारी है। रूपेश इस नौकरी को अपनी इज्जत से जोड़कर क्यों देखते हैं, खुद सुनिए। कुछ लड़कों ने जैसे 3 साल सेवा की है, उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए फ्यूचर को देखते हुए उनकी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, परंतु 3 साल के बाद जब ऐसे टर्मिनेट हो जाते हैं तो ससुराल वाले आरोप भी लगाते हैं कि झूठ बोल के शादी की, कहीं पे केस भी हुए, तलाक भी हुए, जिससे कि उनके साथ साथ बेरोजगारी के साथ साथ उनपे मानसिक भी बहुत उत्पीड़न हो रहा है, जिसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। अब वक्त है इस मामले से जुड़े सरकारी पक्ष को जानने की। सो हमने यूपीपीसीएल के पर्सनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर AK पूरवार से बात करने की कोशिश की। दफ्तर में फ़ोन मिलाया, 1 बार नहीं 2 बार, तुरंत नहीं, 2-2 घंटे के अंतराल पर, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। उनके दफ्तर से बार बार कहा गया कि साहब मीटिंग में है। अब इस बुलेटिन के लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब आता है आगे विभाग की ओर से तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब तो ये हुआ पूरा मामला। अब एक अहम बात समझिए, कॉरपोरेशन ने वैकेंसी निकाली, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, फिर कागज़ पत्तर की जांच भी हुई। लेकिन ये सब होने के बाद जब नौकरी मिली और आगे चलकर मामला कोर्ट में गया तो फैसला आया और गाज केवल इन लोगों पर क्यों गिरी, इन्हें ही अपनी नौकरियां क्यों छोड़नी पड़ी, कॉरपोरेशन के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार कैसे नहीं हुए, आखिर किस आधार पर इन्हें पहले नौकरी पर रखा गया। कुछ तो आधार रहा होगा। इतना तो हम भी समझते हैं कि सरकारी नौकरी की जुगत इतनी आसान नहीं है, इतनी आसानी से नहीं मिलती सरकारी नौकरियां इस देश में। बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ना पड़ता है और इतना सब कुछ करने के बाद, नौकरी पाने के बाद अपनी ही नौकरी को बचाने के लिए धरने पर बैठना पड़े, नारेबाजी करनी पड़े तो शायद दिल दुखता ही है। इनका भी यही हाल है। आज के लिए इतना ही, कल फिर भेंट होगी। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और बताइए हमें अपनी राय, अपने सवाल और अपने सुझाव। गुड नाइट।